यूं तो मेरा काम लोगों के घरों में काम करना था, कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन मांजना, लेकिन मैं हुस्न में अपनी मिसाल आप थी, बेहद खूबसूरत और अपनी इस खूबी से अच्छी तरह वाकिफ भी थी। जैसे मैंने जवानी की दहलीज में कदम रखा, 18-19 साल की उम्र में मेरी जवानी अरूज पर थी। मेरा तंग और चुस्त जिस्म मेरे वजूद की रनाइयों को वाज़े करता था और मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था मैं अपना परांदा पहने जब दूसरों के घरों का काम करती तो वहाँ के सेठ मुझसे नजरें हटाना भूल जाते थे। मेरे मुकाबले में उन्हें अपनी बेढंगे वजूद की बीवियां जो कि अपने शोहरों का माल खा खा कर चंद सालों में ही ढोल बन चुकी थीं, उन्हें अच्छी नहीं लगती थीं। इसलिए मुझे देखकर वो सेठ पागल होने लगते। मैं भी अपनी अदाएं उन पर खूब निछावर करती थी। जब भी मैं सेठ के कमरे में झाड़ू पोछा करने जाती तो अच्छे खासे ठंडे कमरे में जाकर भी मैं कहती, साहब जी गर्मी बहुत है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लूं। उन्हें भला क्या एतराज हो सकता था, उनकी तो शायद दिली तमन्ना पूरी होती थी। कहते, हाँ हाँ शानो, इतनी गर्मी में क्या जरूरत है खुद को आजाब देने की, उतार कर फेंक दो। मैं दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख देती और उसी की नजरें मेरे पूरे वजूद पर पड़ी बेबाकी से सफर करती। मैं साथ साथ झाड़ू लगाते हुए अपनी गुर्बत के रोने भी रोने लगती। हम गरीबों का तो कोई हाल ही नहीं है, गुर्बत ने कमर तोड़ कर रख दी है। आज भी घर में सूखी रोटी ही पानी जैसी चाय के साथ डिबो डिबो कर खा कर आई हूँ। ये सुनकर मालिक की जेब से फौरन से 1000 का नोट निकलता था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर जाने लगती तो कहते, शानो इधर आ। मैं फौरन से मालिक के पास आ जाती। वो मुझे कहते कि अपना हाथ मुझे दो। तो मैं कहती, साहब जी क्या मतलब। मैं जानती थी कि वो मेरा हाथ चूमना चाहते हैं, लेकिन नखरा भी तो दिखाना था, ये भी तो बताना था कि मैं शरीफ हूँ। कहते हैं हाथ तो दो। मैं ड्रामाई तौर पर डरते डरते अपना हाथ उनके हाथ में रख देती। 1000 का नोट मेरे हाथ में रखते और साथ में मेरा हाथ भी दबा देते। मैं भी मुस्कुरा कर उन्हें जवाब दे देती। कहते, कुछ भी अच्छा सा मंगा कर खा लेना, अपनी अम्मा को ना पकड़ा देना। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी साहब जी, अल्लाह आपका भला करे, आपको बहुत दे। आप जैसे सेठ हो तो हम गरीब लोगों का भला भी होता रहता है। कहने लगे, कभी कभी सेठ का भला करने के बारे में भी सोच लिया करो। मैं ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। मेरा मकसद अपनी इज्जत को गंवाना या गुनाह का रास्ता अख्तियार करना नहीं था। बस यही हल्की फुल्की छेड़छाड़ और 1000 का नोट जेब में, मैं बस यही चाहती थी। लेकिन एक बार मैं बहुत बुरी फंसी थी। उसने मुझे ऐसा जाल में फंसाया था कि मेरे पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और उसके बाद पूरी रात, ये उन दिनों की बात है जब मेरी माँ बीमार हो गई थी और सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। अब तो सेठ के 1000-2000 में मेरा गुजारा होना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले अम्मा भी साथ होती थी। चंद बंगलों में मैं काम करती थी, अच्छा खासा गुजर बसर हो रहा था। लेकिन अम्मा की बीमारी ने तो जैसे सारा काम मेरे कंधों पर डाल दिया, इसलिए मुझे एक दो काम छोड़ने पड़े। अम्मा ने कहा था कि जिसका मर्जी काम छोड़ो या ना छोड़ो, बस सेठ जमाल का काम ना छोड़ना, वो बड़ा रहमदिल इंसान है। मैं आज तक कभी सेठ जमाल के घर नहीं गई थी, अम्मा ही उसके घर का काम करती थी। मैं जब उसके घर गई तो वो 50 के लगभग उम्र का शख्स था। कन पट्टियों के बाल सफेद थे, बाकी क्लीन शेव था। अपने आप को फिट फाट भी रखा हुआ था। रोजाना सुबह सुबह जॉगिंग पर भी जाता था। जब भी जॉगिंग पर जाता तो कहता कि मेरे लिए ऑरेंज जूस बनाकर रखना। जब आता तो मैं ऑरेंज जूस और उसका नाश्ता टेबल पर सजा देती। वो नाश्ता करता और उसके बाद मैं घर के कामों में मसरूफ हो जाती। वो सेठ कहीं भी काम पर नहीं जाता था। कहता था कि उसके दोनों बेटे बैरूने मुल्क हैं और वहाँ से उसे अच्छा खासा पैसा भेजते हैं। उसे कमाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहरहाल बीवी उसकी थी नहीं, बस मुलाजिमीन ही घर पर होते थे। पहली बार जब काम करते करते मैंने अपना दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा तो वो कुछ उजनबे में आया था। यूं कहे कि पहली बार उसने मुझे गौर से देखा था। कहने लगा, तू सकीना माई की ही बेटी है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा, कुछ नहीं। एक बार वो नाश्ता कर रहा था कि जब झाड़ू पोंछा लगाते हुए उसकी कुर्सी के नीचे मुझे 500 का नोट गिरा हुआ मिला।
वो अपने नाश्ते में मसरूफ था। मैंने एक नज़र उसे देखा, लेकिन शायद उसे खबर नहीं थी कि 500 का नोट गिरा हुआ है। मैंने जल्दी से 500 का नोट पकड़ा और अपनी मुट्ठी में दबा लिया। जल्दी जल्दी से पोंछा लगाया और किचन में आ गई। वहां आकर मैंने 500 का नोट अपने दुपट्टे के कोने से बांध लिया। और उसके बाद अक्सर ऐसा होता था, जब भी मैं सेठ के कमरे में सफाई करने जाती, मुझे कालीन पर कभी 500 कभी 1000 का नोट नजर आ जाता। शायद बहुत पैसा था उसके पास, जो उसे पता ही नहीं था कि कहाँ कहाँ गिरा होता है। मैं वो पैसे उठाकर अपनी मुट्ठी में दबाती और फिर दुपट्टे से बांध लेती। मैं हैरान थी कि सेठ ने तो कभी इन पैसों के बारे में बात पुरस्ती ही नहीं की थी। कभी भी नहीं पूछा था, मेरे कमरे से तुम्हें कोई पैसे तो नहीं मिले? अब तो मेरा लालच बढ़ने लगा था। मेरी बगैर मेहनत के 500 कभी 1000 मिल जाता। सेठ कभी कभी अपने ऊपर के पोर्शन की भी सफाई करवाता था। मैं सफाई करने के लिए जाने लगी तो वो कहने लगा कि बात सुनो। मैंने कहा जी साहब जी। कहने लगा ऊपर भी कमरा है, उसकी सफाई के लिए कमरे में मत जाना। मैंने कहा क्यों साहब जी? कहने लगा मेरी बीवी का कमरा है। मैंने कहा लेकिन वो तो इंतकाल कर चुकी हैं। कहने लगा हाँ हाँ, लेकिन सारा सामान उसका ऐसे ही बिखरा हुआ है। मैंने उस कमरे की कोई चीज भी इधर से उधर नहीं की। जब भी बीवी याद आती है तो उसके कमरे में चला जाता हूँ। मैंने कहा साहब जी, लगता है आपको अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। कहने लगा बेतहाशा मोहब्बत थी, बल्कि अभी भी करता हूँ। इसलिए उसको दिए हुए सारे सोने और हीरों के जेवरात उसके कमरे में जाकर देखता हूँ। यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसके कपड़े देखता हूँ तो लगता है कि वो मेरे सामने इस कमरे में मौजूद है। इसलिए मुझे किसी और की उस कमरे में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। ये सुनकर मेरे अंदर का लालच मुझे बेचैन सा कर गया था। सोने और हीरे के जेवरात का सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर वो सेठ जिस उम्र में था, उसे पैसों तक की होश नहीं होती थी, भला जेवरात की होश कहाँ से होगी? इसलिए मैंने सोचा कि क्या हर्ज है कि कभी मैं उस कमरे में जाऊं और छोटी मोटी सोने की कोई चीज उठा लूं। सोने की कीमत वैसे भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और हमारी कहाँ ये औकात थी कि हम सोना खरीद सकते। मैं जब भी ऊपर के पोर्शन में सफाई करने जाती, अक्सर वो सेठ मेरे साथ ही ऊपर जाता था। इसलिए मैं उसके इस कमरे तक अभी तक जा नहीं पाई थी। लेकिन मेरे दिल के अंदर खलबली सी मची थी कि आखिर देखूं उस कमरे में क्या है। एक बार मुझे मौका मिल गया। वो सेठ टीवी पर मैच देख रहा था और मैं ऊपर सफाई करने के लिए आ गई। सेठ को मैच बड़ा पसंद था। जब मैच लगता तो वो सारे काम छोड़ छाड़ कर बस मैच ही देखता रहता था। मैं जानती थी कि 2 घंटे से पहले वो अपनी नजरें टीवी से नहीं हटाएगा। मैंने जल्दी जल्दी ऊपर के सारे पोर्शन की सफाई की। जिस कमरे में उसने जाने से मना किया था, उस कमरे की खिड़की ऊपर के लाउंज में ही खुलती थी। जब मैंने उस कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की तो जरा सी कोशिश पर वो खिड़की खुल गई। अंदर का कमरा देखकर तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर अंदर कमरे में रखा गया था। अलमारी खुली हुई थी जिसमें बेहद हसीन कपड़े मौजूद थे। सामने ही ड्रेसिंग टेबल था जिसके ऊपर सोने के और हीरे के जेवरात पड़े हुए थे। सब कुछ खुला पड़ा था, लेकिन मेरा दिल अंदर से धक धक कर रहा था कि कहीं सेठ ऊपर आ गया तो मेरी शामत पक्की होगी। इसलिए मैं अंदर नहीं गई, बल्कि दोबारा खिड़की बंद की और सोचा कि फिर कभी मौका मिला तो जरूर हाथ साफ करूंगी। कुछ दिन बाद जब मैं काम पर गई तो मेरा सेठ बीमार था। उसकी पुरानी मुलाजमत छुट्टी लेकर अपने गांव जा चुकी थी। मुझसे कहने लगा कि अगर तुम्हें जहमत ना हो तो तुम 1 महीने के लिए मेरे घर पर दिन रात रह लो। मेरी मुलाजमा क्वार्टर के बजाय गेस्ट रूम में रहती थी और वहां तुम्हें सारी सहूलियात मिलेंगी। यहाँ तक कि एसी भी लगा हुआ है। तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी और मैं तुम्हें तनख्वाह भी 3 गुना दूंगा। ये सुनकर तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। कहने लगा कि बाकी के सारे काम तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे और इस काम के जितने पैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें अलग से दूंगा। मैं तो सेठ की इस मेहरबानी पर जितना भी खुश होती उतना ही कम था। मुझे और क्या चाहिए था? जहाँ मैं 4 घरों का काम करके थक कर निढाल हो जाती थी,
वहाँ मुझे बस एक घर का काम करना पड़ता, फिर रात को मजे से एसी में सोती। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं खुद को किस दलदल में फंसाने जा रही हूँ। बहरहाल मैंने अम्मा से जब बात की तो अम्मा अब थोड़ा सा चुप हो गई। मैंने कहा, अम्मा, इस बात पर क्या इतराज है? एक तो काम कम करना पड़ेगा, दूसरा सेठ की मुलाजमा बस 1 महीने के लिए गई है और इस 1 महीने में वो हमें अच्छे खासे पैसे दे रहा है। अम्मा कहने लगी, फिर पुराने काम तो छूट जाएंगे। मैंने कहा, नहीं छूटते, मैं कह दूंगी कि 1 महीने की छुट्टी चाहिए। तुम फिक्र ना करो, काम लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी है, मुझे काम मिल जाता है। अम्मा कहने लगी, फिर भी किसी के घर रात के लिए तुम्हें छोड़ना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। मैंने अपनी अम्मा को जैसे तैसे राजी कर लिया था। फिर मेरे अंदर ये भी तजस्सुस ठाठे मार रहा था कि आखिर मैं इस कमरे में जाकर छोटी मोटी चोरी भी कर लूंगी जेवरात की। मैं वैसे भी दिल दादा थी, अपनी मालकिनों की पुरानी ज्वेलरी घर लेकर आकर पहनती और अपने आप को आईने में देखती रहती थी। खुद को मालकिन समझने लगती थी। शायद हम जैसी गरीब लड़कियों के यही ख्वाब होते हैं, दूसरे की उतरन पहनकर हम अपने शौक पूरे कर लेते हैं। मेरी माँ से मुझे इजाजत मिल ही चुकी थी और यही तो मैं चाहती थी। अगले रोज मैंने एक पोटली में अपने सारे कपड़े डाले जो कि 1 महीने तक मैं इस्तेमाल करने वाली थी, और वो सारे कपड़े लेकर मैं सेठ के घर पहुंच चुकी थी। सुबह सुबह ही सेठ ने जब मुझे मेरे बोरिया बिस्तरे समेत देखा तो वो मुस्कुरा गया। कहने लगा, अरे तुम तो अपना पूरा सामान ही लेकर आ गई हो। मैं आगे से बस शरीफों की तरह मुस्कुरा दी और फिर गेस्ट रूम में जाकर अपना सामान रख दिया। आलीशान फर्नीचर, एसी वाला कमरा, हवादार खिड़कियां, जहाँ से खूबसूरत बाग दिखाई देता था। ये देखकर तो जैसे मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। अरे ऐसे कमरे में सोना और इस नरम बिस्तर पर लेटना तो मेरा ख्वाब था। काश 1 महीने के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मुझे ये सारी आसाइशें मिल सकती। लेकिन फिलहाल तो मेरे लिए ये भी काफी था। अगर कोई मोटी चीज मेरे हाथ आ जाती तो ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा भी हो सकता है। खैर, पहले तो मैं मासूम शरीफ लड़की बनी, पूरे घर का कामकाज करती रही, अपने हाथों से सेठ के लिए खाना भी तैयार किया। खाना खाकर सेठ आराम के लिए अपने कमरे में जा चुका था। मेरा जी चाहा कि मैं अभी कमरे में जाऊं और जाकर एक नजर सामान को देख लूं। जब से मैंने एक मर्तबा सामान को देखा था तब से ही मेरा दिल और दिमाग तो बस उस कमरे में ही अटका हुआ था। ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए सोने और हीरे के जेवरात तो जैसे मुझे अपनी जानिब खींच रहे थे। लेकिन बस अब मुझे रात होने का इंतजार था। तब तक मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी, फिर रात का खाना भी बनाकर सेठ के सामने रख दिया। शुक्र है कि ये सेठ बाकी सेठों की तरह बहुत कुछ खाने में नहीं बनवाता था, बल्कि जो उसका खाने को दिल करता था वो ही बनवाता था, और रात को चाय तो लाजमी पिया करता था। आज भी जब मैं सेठ के सामने खाना लगा रही थी तो मैंने अपना दुपट्टा उतार दिया। एक तो जो कमीज मैंने पहन रखी थी वो बहुत छोटी थी, फिर मेरा वजूद पूरी तरह नजर आ रहा था। वो सेठ साथ साथ खाना खा रहा था और फिर मेरे वजूद पर नजरें भी मार रहा था। मर्दों की फितरत से तो मैं अच्छे से वाकिफ थी। मुफ्त में अगर उनको कहीं से भी जिस्म के नज़ारे मिल जाएं तो बड़े शौक से करते हैं। अभी उस वक्त सेठ भी यही कर रहा था। मुंह में चावल का चम्मच था और नजर मेरे वजूद पर। मैं भी उसे खाना सर्व करने के बाद वहीं बाहर के कुशन वगैरह सेट करने लगी और साथ गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, सेठ जी, आप तो अकेले रहने के आदी हो चुके हो, लेकिन मेरी माँ ही मेरा वाहिद सहारा है। आप देखो ना, अब्बा तो वफात पा गया है और कोई मेरा बहन भाई नहीं है, एक माँ ही है जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। उसी की खातिर इतनी मेहनत कर रही हूँ, वरना कोई अपनी औलाद को अकेले सेठ के पास रहने की इजाजत कैसे दे सकता है। फिर तो मेरी माँ को आप पर बड़ा एतबार है जी, तभी तो उसने मुझे आपके यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। बस जीती मरती यही दुआएं करती रहती हूँ कि अल्लाह करे मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए और किसी तरीके से मैं उसका अच्छे से इलाज करवा सकूँ। मैं इतना कहते हुए अपनी आंखों से मगरमच्छ के आंसू भी बहाने लगी थी। सेठ सुनकर कहने लगा कि फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन मजाल है जो जेब से 1000 रुपया भी निकाल कर मेरे हाथ पर रखा हो।
कुछ देर बाद वो सोने के लिए जा चुका था। जैसे ही मुझे कमरे से सेठ के खर्राटों की आवाज आने लगी तो मैंने धीरे से बगैर चाप पैदा किए छत वाले कमरे पर जाने का सोचा, जहाँ पर उस सेठ की बीवी का कीमती सामान पड़ा हुआ था। जानते हुए भी कि उस कमरे का दरवाजा लॉक होगा, इसलिए उस खुली हुई खिड़की से मैंने एक नजर अंदर झांक कर देखा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने एक मर्तबा फिर तस्दीक की कि सेठ जाग तो नहीं रहा और फिर धीरे से खिड़की खोलकर अंदर पहुंच गई। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने सबसे पहले जाकर कमरे की रोशनी जलाई थी। जैसे ही कमरे में लाइट चली तो मैं आंखें झपकाना भूल चुकी थी। ये कमरा और उसमें मौजूद फर्नीचर किस कदर खूबसूरत था। मैं जल्दी जल्दी सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल के सामने आई थी, जहाँ पर सेठ की बीवी का सामान खुला पड़ा था। टॉप्स की मखबरी डिबिया देखकर तो मेरा दिल गोया धड़कना भूल चुका था। मैंने हर एक चीज को अपने हाथों से छूकर देखा। इतने महंगे और कीमती जवाहरात मैंने आज से पहले एक साथ नहीं देखे थे। ऐसा करने के बाद मैंने अलमारी को खोला। जैसे ही अलमारी को खोला तो सामने ही कीमती लिबास था। साड़ियाँ, मैचिंग कमीज, हर तरह के कपड़े लटके हुए थे, जिन्हें देख देख कर मैं ठंडी आहें भरने लगी। मुझसे मजीद इंतजार ना हुआ। मैंने जल्दी से एक सुर्ख रंग की साड़ी निकाली और उसे पहन लिया। खुद को जब आईने में देखा तो मैं किसी मलका से कम नहीं लग रही थी। वहीं पर पड़े हुए जेवरात को मैंने उठाकर पहनना शुरू कर दिया। वो शायद कीमती पत्थरों का बना हुआ सेट था, जिससे मैंने अपने गले में पहना। हाथों में सोने की चूड़ियां, कानों में झुमके, सब कुछ करोड़ों रुपए का था और मैं खुद को आईने में देख रही थी। कसम से मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। काश ये सब कुछ मेरा नसीब होता। मैं तो बस गहरी सांस खारिज करके रह गई थी। मैंने वहां पर मौजूद हीरे के टॉप्स को देखा, जो थे तो आम से ही, लेकिन उनमें हीरे जड़े हुए थे। मुझे वो इस कदर पसंद आए कि मैंने चुपके से उन्हें निकालकर अपने दुपट्टे के कोने में बांध दिया। कौन सा किसी को पता चलने वाला था। घबरा भी रही थी, लेकिन डरते डरते मैंने अपने दुपट्टे के कोने में उसे बांध ही दिया और सारा सामान जहाँ था वहाँ रखकर अपने कमरे में आ गई। एसी चलाया और मजे की नींद सो गई। सुबह मेरी आंख 8 बजे खुली थी। घर तो मक्खी और मच्छर मुझे सोने ही नहीं देते थे। मैं अपने कमरे से बाहर आई, जल्दी से साहब के लिए नाश्ता बनाया। वो दुपट्टा तो आज मैं सर पर ही नहीं कर आई थी, बगैर दुपट्टे के भी मैं घूम रही थी। सेठ को नाश्ता दिया तो जैसे मैं पलटने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर कहने लगे कि कहाँ जा रही हो, आओ बैठ जाओ मेरे पास, बैठकर नाश्ता कर लो। साहब की बात सुनकर मैं थोड़ी परेशान सी हुई थी। मैं कहने लगी कि साहब जी, मैं भला आपकी नौकरानी होकर आपके पास बैठकर कैसे खा सकती हूँ। लेकिन वो कहने लगे कि जब मैं कह रहा हूँ तो फिर क्या मसला है। मैं भी झुकती हुई उनके सामने बैठ गई। उनकी नजरें मेरे वजूद पर जहाँ जहाँ जा रही थी। मुझे हर एक बात का इल्म था। नाश्ता करने के बाद मैं अभी वहाँ से उठने ही वाली थी कि जब मुझे सेठ ने आवाज दी। सेठ की आवाज सुनकर मैं घबरा गई। कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया था कि मेरे दुपट्टे के कोने पर हीरे के टॉप्स बंधे हुए हैं। मैंने पलटकर सेठ की जानिब देखा तो सेठ कहने लगा कि ये लो 5,000 रुपए, जाओ आज घर का चक्कर लगाओ और अपनी माँ के लिए कुछ फल गोश्त भी लेकर जाना। 5,000 देखकर तो मैं खुश हो चुकी थी। साहब का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर का काम समेटकर अपनी माँ के पास चली गई। माँ को जब हीरे के टॉप्स दिखाए तो माँ की तो खुशी की इंतहा नहीं रही थी। इस बात से मुझे ये अंदाजा था कि साहब को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उसे तो पता भी नहीं चलता कि कब मैं कहां से हाथ साफ कर रही हूँ। उसके बाद मैं ऐसे ही करने लगी थी। अक्सर रात को मैं उस कमरे में चली जाती और वहां जाकर सेठ की बीवी का मेकअप करती, उसके कपड़े पहनती, उसकी ज्वेलरी पहनती और धीरे धीरे अपने हाथ भी साफ करती रहती। एक रोज मैं यूं ही दुल्हन के कपड़े पहन चुकी थी। ये वो लिबास था जो मालकिन ने अपनी शादी पर पहना था। मैं बिल्कुल दुल्हनों की तरह तैयार हुई थी। सामने दीवार पर उसकी तस्वीर भी लटकी हुई थी। इस बात में फर्क नहीं था कि उससे ज्यादा ये अरूसी लिबास मुझ पर ही सूट कर रहा था। मैं बिल्कुल उस तरह की दुल्हन बन चुकी थी। अभी आईने में खुद को देख रही थी कि जब एक झटके से दरवाजा खुला। पीछे पलट कर देखा तो सेठ सामने खड़ा था।
सेठ को अपने सामने पाकर मेरे तो 14 तबक रोशन हो चुके थे। सेठ गुस्से से कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, किसकी इजाजत से आई हो। मैं घबरा गई, जल्दी से जो ज्वेलरी मैंने पहनी थी वो उतार कर रखने लगी। घबरा कर कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस ये लिबास पहनकर देख रही थी, प्लीज गलत मत समझिएगा। जिस कदर मैं हसीन लग रही थी, उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। कहने लगे कि जल्दी जाओ, ये लिबास तब्दील करो, खबरदार जो आइंदा मेरी बीवी की चीजों को हाथ पे लगाने की कोशिश की। मेरे हाथ में उस वक्त सोने के झुमके मौजूद थे। मैंने और सामान तो उतार कर रख दिया, लेकिन अपने हाथ में वो झुमके दबा लिए थे, शायद किसी तरह यही मेरे हाथ आ जाए। लेकिन जैसे मैं अपने कपड़े लेकर उस अरूसी लिबास में वहां से जाने लगी, तो अगले ही पल सेठ ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। कहने लगा, रुको, हाथ खोलो, ये हाथ में क्या है। जब उसने हाथ खोलकर देखा तो उसमें झुमके थे। मैं तो मजीद घबरा चुकी थी। कहने लगा कि अच्छा तुम चोर हो, चोरी करने आई हो, क्या कुछ और चोरी कर चुकी हो मेरी बीवी का। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। मैं घबरा गई, रोने लगी, उसके पैरों में गिरी, कहने लगी कि नहीं साहब जी, मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही इसको हाथ में पकड़े हुए थी। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई चीज चोरी नहीं की। लेकिन वो जिद पर ही आ चुके थे कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। मैं रोने लगी, उनके कदमों में गिर गई। बदले में जो शर्त सेठ ने रखी वो सुनकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। सेठ कहने लगा कि अच्छा मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि तुम्हें मेरी हर बात मानना होगी। चलो दुल्हन वैसे भी तुम बनी हुई हो, आज की रात मेरे साथ बिल्कुल मेरी बीवी बनकर गुजारो। इतना सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मैं कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बिलाशुबा आज से पहले मैंने अपने जिस्म के नज़ारे हर एक को करवाए थे, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कर सकती थी। मैं इनकार करने लगी, लेकिन जब सेठ ने बार बार जेल की सलाखें याद दिलाईं तो मैं घबरा गई। मजबूरी में मुझे सेठ के साथ वो वक्त गुजारना पड़ा। वो रात मेरे लिए बड़ी हौलनाक थी। मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। काश मैं ये गुनाह ना करती। 1 महीना भी पूरा ही होने वाला था। घर में दूसरे मुलाजिम आ चुके थे, लेकिन सेठ कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, जितनी तुम अब तनख्वाह लेती हो मैं उससे तुम्हें डबल दूंगा, लेकिन बदले में हर रात मेरे साथ आकर ये गुनाह करना पड़ेगा। मैं इनकार करने लगी, रोने लगी, सेठ के आगे हाथ जोड़ दिए। कहने लगी कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। भले ही मैं पैसों की खातिर थोड़ी लालची, बाज दफा अपने जिस्म की खिद्दो खाल दिखा देती हूँ, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि मैं ये गुनाह करूँ। आखिर मरने के बाद मैं अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी। शायद मेरे अल्फाज उनके दिल पर भी असर अंदाज हो चुके थे। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए, मेरे रास्ते से हट गए। मैं रोते हुए घर जा चुकी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अब उनके घर काम के लिए जाऊंगी ही नहीं। जो हीरे के टॉप्स मैंने चोरी किए थे वो भी मैं वापस करने का सोच ही रही थी कि जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सेठ हमारे घर में थे। मेरी माँ से कहने लगे कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। मैं तो जितना हैरान होती उतना कम था। सेठ कहने लगा कि मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। तुम खूबसूरत हो, तुम्हें दौलत चाहिए और मुझे तुम, इसलिए मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। यूं मैंने भी शादी के लिए हामी भर ली और फिर मेरा निकाह सेठ के साथ हो गया। मैं उस घर की मालिकन बन चुकी थी। मैं अपनी माँ को दूसरे घर में ले आई। वो सारा जेवर हीरे जवाहरात जिन्हें देखकर ख्वाहिश करती थी, वो सब कुछ अब मेरा हो चुका था।